बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 6 के हमने लेक्चर्स की सीरियल शुरू की हुई है उसमें आज हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 12 टेबल ऑफ द रोमन लॉ के बारे में है। स्टूडेंट्स इस पेपर को समझने के लिए, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम को समझने के लिए, रोमन लीगल सिस्टम को समझने के लिए इन 12 टेबल्स को एक जैसे ना बेसिक्स की हैसियत हासिल है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये दो तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एक तो फुली फ्लेज क्वेश्चन आपको जो आता है उसमें आ सकता है कि 12 टेबल्स का स्ट्रक्चर कैसा था, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और 12 टेबल आप उसको फिर शॉर्टली और ब्रीफली जो है वो लिख देंगे। या फिर ये क्वेश्चन आपको अलग से नीचे जो क्वेश्चन आता है कि मद्देनज़र 4 में से किसी 2 पे नोट लिखिए, तो उस वक्त तो ये क्वेश्चन लाजमी आता है। आप पिछले पेपर तो उठा के देख लीजिए, उन तमाम पेपर्स में ऐसा ही हुआ है और 90% ऑफ द चांसेस आर देयर कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा। यानी आज हम वर्ल्ड लीगल सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन का जो हमारा पेपर नंबर 6 है, पीयू का सिलेबस है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें हम इन 12 टेबल्स को डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका इंट्रो ले लेते हैं। इंट्रो मैंने पहले भी आपको दिया और स्टूडेंट्स थोड़ा सा नोट्स के वाले से बता दूं कि इनकी स्पेशलिटी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूं। ये सारे के सारे नोट्स ना, ये सारे ये देखें, ये ऊपर आपको ये सीरियल वाइल मैं आपके लिए बना रहा हूँ और ये नोट्स ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर मैं इस तरह से कलराइज करके थोड़ा सा आपके लिए एक एन एलिमेंट ऑफ चार्म और थोड़ा सा अट्रैक्शन करने के लिए मैं सारे क्वेश्चन बहरहाल मौजूद हैं। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई हम टॉपिक पे चलते हैं। सो दीज नोट्स आर अवेलेबल, ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और ये फर्स्ट 5 लेक्चर जो हैं आपको बिल्कुल फ्री हैं। आप जस्ट आपने मुझे गिवन नंबर पे वॉइस करनी है, एसएमएस करना है और अपना एड्रेस सेंड कीजिएगा एंड आई विल टॉक टू यू और हम इसका आपको पैरामीटर तय कर लेंगे कि आपको नोट्स कैसे भिजवाने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखते हैं कि द 12 टेबल ऑफ रोमन लॉ के जो ये जो 12 टेबल्स हैं इज़ अ फंडामेंटल, ये एक बेसिक लीगल कोड है फ्रॉम एंशियंट रोम, कदीम एंशियंट रोम से। लीगल कोड से मुराद आपको मैंने बता दें कि रिटन फॉर्म में कानूनी दस्तावेज़ात जैसे एक चीज़ होती है। ट्रेडिशनली डेटेड 450 टू 451 BC, यानी हज़रत सल्लल्लाहु से कुछ 450 से 451 साल पहले इनको फार्मूलेट किया गया था। इन 12 टेबल्स को मैंने बोला 12 टैबलेट्स हैं इनफैक्ट, और आप इसे 12 सहीफ़े कह लें, आप इसे 12 तख्तियाँ कह लें। जैसे कि मैंने ये इस वीडियो का जो थंबनेल है उसके ऊपर आपको बताया है कि 12 स्लैबे जो है ना, ब्रॉन्ज़ एक धात होती है, आप जानते हैं, तो ब्रॉन्ज़ की जो मेटल है उसके ऊपर उनको कंधा करके चौराहे पे और मशहूर जो फेमस प्लेसेस थी वहाँ पे उनको हैंग आउट किया गया था फॉर द पब्लिक गाइडेंस। तो ये असल में ना ये सबसे पहली कोशिशों में से एक कोशिश है। यानी वो जो रिटन फॉर्म में कोडिफाइड लॉ की शक्ल में, यानी कानून पहले भी थे लेकिन वो ज़बानी कलामी थे और रिटन फॉर्म में नहीं थे, कोडिफाइड फॉर्म में नहीं थे। तो ये उन कोशिशों में से एक पहली कोशिश इसे कहा जाता है कि इनको इन 12 टेबल्स को दे रिप्रेजेंट, वो नुमाइंदा हैं और वन ऑफ द अर्लीस्ट अटैम्प्ट्स टू क्रिएट अ सेट ऑफ रिटन लॉज फॉर ऑल रोमन सिटीजन। यानी किस जाना वो जो पहली कोशिश, इब्तदाई कोशिशें जो कि रिटन लॉज की शक्ल की सूरत में रोमन सिटीजन्स के लिए फार्मूलेट की गई थी। तो ये इसकी बेस है इस बात की, ये क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। और इससे पहले बिफोर अगर आप मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो कर दें कि 12 टेबल्स आने से पहले रोमन लॉ वाज मोस्टली अनरिटन, ज़्यादातर अनरिटन था एंड कंट्रोल्ड बाय द पेट्रिशियंस। और जो एलीट क्लास के लोग थे जिनको हम पेट्रिशियंस कहेंगे, ये आप जहन में रखिएगा, अ स्मॉल एलीट क्लास, तो ये पेट्रिशियंस को के थ्रू ये कंट्रोल होता था और जो गरीब तबके के लोग थे वो बस उसको फॉलो करने पे मजबूर थे, वो जो प्लेबियंस थे। द क्रिएशन ऑफ द 12 टेबल्स वाज द रिस्पॉन्स। दरअसल फिर क्या हुआ कि चूँकि जुल्म और ज़्यादती और फिर हजारादारी जब एक तवील अरसे तक जारी रहे और वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए
तो फिर अवाम जो है बाहर निकलती है, पब्लिक फिर तकाजा करती है रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का। और यही उस ज़माने में जो प्लेबियंस थे, जो कि पिसा हुआ तबका था, जो कि अगर कोई जुर्म कर बैठता तो उनको कड़ी सजा दी जाती, और पॉलिटिशियंस जो हैं अपने हवाले से नरमी इख्तियार करते थे। तो ये दरअसल उस रिस्पॉन्स का नतीजा था। इसकी जो तख्लीक हुई इन 12 टेबल्स की, वाज रिस्पॉन्स, ये रद्दमल था टू डिमांड्स, उन डिमांड्स का और मुतालबात का बाय द प्लेबियन, जो कि प्लेबियंस ने कर डाला आम शहरियों ने, फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी इन लीगल मैटर्स, ताकि ज़्यादा शफाफियत आए, फेयरनेस आए, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट कहते हैं साफ को, शफाफ को, तो ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, फेयर, ताकि उसके अंदर फेयर आए, इक्विटिक एलिमेंट आए उसके अंदर इन लीगल मैटर्स। इसके की पॉइंट्स क्या थे, इसका ओरिजिन थोड़ा सा मज़ीद ले लेते हैं। अगर आपको वो 12 टेबल ही पूछता है तो फिर आप ऊपर वाला पैरा लिख के बस आप फिर 1 से लेके 12 तक टेबल्स को एक्सप्लेन कर दें, जो कि मैंने नीचे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपको उसकी अहमियत और उसके फीचर्स या इस तरह का कुछ सवाल करते, उसको ओरिजिन से मतलब, उसके स्ट्रक्चर से मतलब, तो वो भी मैंने इसके अंदर सवाल डाल दिया है, यानी आंसर डाल दिया है। यानी ये 2 तरह से सवाल है। अगर तो फुली फ्लेज क्वेश्चन आता है तो फिर आपने सारा लिखना है, और अगर आपको 4 में से 2 पे नोट लिखें और ये 12 टेबल आता है तो फिर आपने सिर्फ पहला पैरा और वो जो 12 टेबल्स हैं वो आपको मैं भी बताऊंगा जो आपने वो लिखना है। द 12 टेबल्स वॉज फॉर्मुलेटेड, 12 टेबल्स को फॉर्मुलेट किया गया था, बनाया गया था, डेवलप किया गया था आफ्टर कन्फ्लिक्ट, झगड़ों के बाद। मुँह मारी, कन्फ्लिक्ट का माना मुँह मारी होता है, झगड़ा, तसादम, कशमकश, किन के दरमियान, प्लेबियंस के दरमियान जो कि आम लोग थे, एंड पॉलिटिशियंस और जो कि एलीट क्लास थे रोम में। तो जाहिर बात है कि अवाम जो है वो फिर बाहर निकलती है जब उनकी ख्वाहिशात, उनके मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते। द प्लेबियंस वांटेड लॉज टू बी कोडिफाइड, प्लेबियन चाहते थे कि कानून को कोडिफाइड फॉर्म में लाया जाए, रिटन फॉर्म में लाया जाए, ताकि सबको पता हो कि कौन सा जुर्म करने पे क्या सज़ा है, कितनी सज़ा है, कैसे होगी, सारा तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए। ये प्लेबियंस ने तकाजा कर डाला। एंड मेड एक्सेसिबल, और काबिल रसाई हो, एक्सेस हो सबको उस किए गए जुर्म के ऊपर जो लागू होने वाली सज़ा है या उसका जो कानून उससे रिलेटेड है उस तक रसाई होनी चाहिए, एक्सेसिबल किया जाए इसे, सो डैट द मोनोपली, ताकि जो अजारादारी है और द पेट्रिशियंस और लीगल डिसीजंस, कानूनी मामलात में उनकी जो है जो अजारादारी थी उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसको लिमिटेड किया जा सके, उसको महदूद किया जा सके। ये था जनाब इसकी ओरिजिन की वजह। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था, ये एक ब्राउन्स आप जानते हैं, तांबा हम इसे कहते हैं, तांबा, आपने तांबा सुना होगा, तांबा एक धात है। तो ब्राउन्स जो टैबलेट्स थे ना 12, उनके ऊपर इनको कंधा किया गया था। तो ये 12 उनके ऊपर मुश्तमिल थे जिनको नुमाइश के लिए लगाया गया था, लटकाया गया था, जैसा कि मैंने थंबनेल में, इस वीडियो के थंबनेल में लगाया है। और आपने अक्सर दूसरे जो हमारे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम हैं जो कि यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं, उन्होंने भी अपने अपने थंबनेल के ऊपर जो है वो उसका एक व्यू, एक एक्स दिया ताकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कोई 450 साल पहले, यानी 500 से 2500 साल पहले तकरीबन का ये एक वाक़या है। द कवर्ड वाइड रेंज ऑफ लीगल टॉपिक्स, उसमें एक वाइड रेंज नज़र आती है, कई टॉपिक्स कवर किए, पूरे सोसाइटल, यानी पूरे जो सोसाइटी के जो मसाइल है ना उनको खुलासतन, और जो चीदा और जो बड़े बड़े जो लॉस थे जो एप्लीकेबल होने चाहिए थे उनका जिक्र इसके अंदर मिलता है। तो ये एक जैसे एक दरिया को कूज़े में बंद कर दिया जाता है ना, वो वाला हिसाब हो गया था। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करते, जैसे इसमें मैरिज के लॉस भी हैं, पेरेंटल अथॉरिटी, और जो पेरेंट्स की अथॉरिटी, जो इख्तियार है औलाद पर, उनकी मौत और ज़िंदगी पर, उसका जिक्र है। प्रॉपर्टीज़ लॉस हैं कि प्रॉपर्टी का हक कैसे, किस पर कैसे होगा, ट्रांसफ़र इसको कैसे करना है। फिर टॉर्ट्स के, यानी वो जो सिविल रॉन्ग्स हम जो करते हैं, टॉर्ट्स आप जानते हैं, टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग्स हैं जिसमें आप यानी माशरे में रहते हुए जो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं उनके मतलब जो टॉर्ट्स के उनके मतलब भी है। फैमिली लॉस भी इसके अंदर जिक्र है, खुलस इनहेरिटेंस लॉज और वरासत के कवानीन का जिक्र इसके अंदर आ गया, और क्रिमिनल लॉज और सो ऑन। तो ये खुलासातन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स,
ये इम्पैक्ट वाला पोर्शन जो है ऐसा है कि आप 12 टेबल्स अगर आप लिख देते हैं तो नीचे आप जाके इसको इम्पैक्ट भी इसका ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा आपके ज़रा, क्योंकि आपको 48 सफ़ों की शीट दी जाती है, यानी 24 पेज होते हैं, वर्क जिसे हम कहते हैं ना, लीफ, 24 लीफ होते हैं और 48 पेज बन गए फ्रंट बैक डाल के। तो आपको तकरीबन 8 से 9 सफ़ों का क्वेश्चन तो लिखना चाहिए ना जी। तो इससे फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में ना आपको पता है कि नंबर ज़्यादा आते हैं, तो फिर थोड़ा सा इसको एनलार्ज करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने ये मटेरियल आपके लिए डाला है। आइए देखते हैं इम्पैक्ट इसका, इसका असर, इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ। इसका इन्फ्लुएंस तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा है, ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। द टाइम टेबल सर्व्ड एज ए फाउंडेशन, इसने बुनियाद का किरदार अदा किया फॉर द लीगल सिस्टम, फॉर रोमन लीगल थाट, रोमन लीगल थाट्स, यानी वो जो कानून कवानीन बनाने की एक सोच थी उसकी बेस में ये आ गया। एंड ब्रॉडर लीगल सिस्टम, और ज़्यादा वसी पैमाने पे जब रोमन अम्पायर फैली और फिर ये जमहूरिया बना, डेमोक्रेसी बनी, तो और डेवलप लेटर इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और फिर इसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में डेवलप हो गया। दे हेल्प्ड, और लिहाजा इन टेबल्स ने डेवलप किया, एस्टैब्लिश करने में प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के असूलों और फेयरनेस। जस्टिस और फेयरनेस होगा, इंसाफ और शफाफियत। दैट इन्फ्लुएंस बोथ रोमन लॉ, जिसने ना सिर्फ रोमन लॉ को मुतासर किया और बल्कि फ्यूचर लीगल सिस्टम जो दुनिया में आए उनको उसने मुतासर किया। इवन पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त लीगल सिस्टम है उससे भी ये इन्फ्लुएंस्ड है, इंक्लूडिंग मॉडर्न यूरोपियन लीगल ट्रेडिशंस। द 12 टेबल्स लेड द ग्राउंड फॉर वर्क, ने बुनियाद फराम कर दी। और उसी दौर में जो वहाँ का एक एम्परर जस्टिन था, उसने लीगल सिस्टम डेवलप किया, ग्राउंड वर्क उसको बेस मिल गई, और उसने ये एक कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस, इस कानून को उसने अपने सुपरविजन में क्या किया, पास किया, जो कि अब भी एप्लीकेबल है, और विच बिकेम द की रेफरेंस फॉर सिविल लॉ, जो कि सिविल लॉ के मामले में और मॉडर्न जुडिशल सिस्टम में भी, जिसको कि एक की रेफरेंस के तौर पे, एक बुनियादी हवाले के तौर पे लोग जो है वो देखते हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें कि जस्टिनियन वो जो सिस्टम था, बादशाह जो किंग जस्टिन था, जस्टिन उसको भी इससे फिर रहनुमाई मिली, और उसने अपनी रहनुमाई में इस तरह के कवानीन जो फिर वज़ा किए। इवन दो द लॉस वर ऑफन हार्श, अगरचे कानून जो बनाए गए थे वो हार्श नज़र आते हैं। कुछ कवानीन, जैसे हम टेबल नंबर 4 का कानून पढ़ेंगे, इतना हार्श कानून है कि खौफ आता है कि एक बाप जो है अपने बच्चे की, अपने बेटे की ज़िंदगी जान ले सकता है, उसको इख्तियार था उसको कि उसको मार दे, बेच दे। ये इस तरह के भी कुछ कवानीन थे जो कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के, अगर हम जदीद स्टैंडर्ड्स के लिहाज से देखें तो बड़े हार्श कवानीन लगते हैं। येट क्रेडिट गोज टू द रोमन्स, लेकिन फिर भी हमें क्रेडिट किनको देना चाहिए, रोमन्स को, कि उन्होंने लॉस को कॉडिफाइड तो किया। इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, और ये एक इनकलाबी स्टेप था। अब तो ओरिजिनल टेक्स्ट तो इसकी वैसे लॉस्ट हो गई थी, जाहिर बात है वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन बहरहाल एंशिएंट सोर्सेज ने, फिर हिस्टोरियंस ने फिर इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, इस आइडिया को, कि जिसमें ये 12 टेबल के अंदर क्या क्या हो सकता है, कुछ रूडिमेंट उसके कुछ टुकड़े मिले, और उसकी समरी बहरहाल उसके कंटेंट के नीचे दे दी गई है। जितना भी कंटेंट है उसकी जो समरी है उसको समराइज़ करके, जारी बात यहाँ पे मुमकिन है 10-15-20 मिनट की वीडियो में यही हो सकता है। डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन जो है वो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे आपको इन 12 टेबल्स के बारे में मज़ीद है। अगर कोई किसी की ख्वाहिश है कि इसको डीपली जाने तो वो वहाँ से उसको गूगल कर सकता है। टेबल 1 कंटेन द रूल्स अबाउट इनिशिएटिंग। तो पहला रूल किसके बारे में था कि ट्रायल या कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, यानी लॉ केसेस जो हैं, यानी लॉ जो है वो उसको, अगर आपने कोई मुकदमा करना है, कोई केस करना है, कोई ट्रायल कैसे होगा, ये उसका तरीक़ाकार इसके अंदर वज़ा किया गया था। टेबल 1 कंटेन द रूल्स अबाउट इनिशिएटिंग स्टार्टिंग लॉ सूट्स, कि मुकदमाबाजी कैसे शुरू करनी है, और प्रोसीजर बताया गया था कि कोर्ट केसेस को कैसे हैंडल करना है, जज कैसे होगा, मजिस्ट्रेट कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, प्लेंटिफ जो है वो कैसे जाएगा, डिफेंडेंट जो है उसको कैसे लाया जाएगा, डिफेंडेंट जो है वो किस तरह उसको आके डिफेंड करेगा, उसको इख्तियार सारा, यानी पूरा एक जो इनिशिएटिंग है ना, पूरा एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आजकल हमारे लीगल सिस्टम में है वैसा वजह किया गया। इट आल्सो मेंशन हाउ टू समन इंडिविजुअल, उसमें ये भी बताया गया था कि डिफेंडेंट को कैसे बुलाना है,
यानी प्लेंटिफ तो कंप्लेन लेके चला गया ना जी, प्लेंटिफ यानी मुद्दई जो है, और फिर जिसके ऊपर मुद्दा पड़ा हुआ, मुद्दा अलय है, जिसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, उसको कैसे बुलाना है, उसका बुलाने का तरीकाकार क्या है, समनिंग उसकी कैसे की जाएगी, उसकी लीगली अदालत में कैसे पुकारा जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, क्या हो, एंड हैंडलिंग लीगल डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स, और यूं जो है सिटीजन्स के जो लीगल डिस्प्यूट्स उनको हैंडल करने का तरीका वजह हो गया। और आगे ट्रायल कंटिन्यूड, और ट्रायल फिर आगे दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। पहला और दूसरा पॉइंट तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये दूसरा जो टेबल है ये पहले की एक्सटेंशन है, क्यों कह लीजिए। इसमें एडिशनल डिटेल पाई गई थी ऑन द लीगल प्रोसीजर पर बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर बात की जा सकती है कि अगर कोई नहीं आता है या नहीं पहुंच पाता डिफेंडेंट, तो वो किसी अपनी मजबूरी के बायस, यानी कोई उसकी कुछ सरकारी तौर पे कोई कहीं अपॉइंटमेंट हुई है, ऑफिशियल ड्यूटी पे है, या वो बीमार है, या फिर वो किसी दीनी फरीज़ा में लगा हुआ है, तो फिर उसकी उस केस की एडजर्नमेंट की जा सकती है, उसको मुलतवी किया जा सकता है, एक नई तारीख दी जा सकती है, सूटेबल डेट। तो ये भी एक तरीकाकार था, और किस तरह से वो अपने वकील के थ्रू जो है, अपने एडवोकेट के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे, और आज भी ये इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये बिल्कुल सेम हमारे लीगल सिस्टम में और पूरी दुनिया के अंदर ये तकरीबन राइज है। एडिशनल डिटेल्स और लीगल प्रोसीजर इट टोल्ड अबाउट द एडजोर्नमेंट, और ये इल्तवा मुलतवी करना, तारीख पे तारीख देना, ऑफ द हियरिंग समाप्त की टिल सूटेबल फ्यूचर डेट, यानी फ्यूचर की डेट तक, मुनासिब डेट तक। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो, या कोई डिफेंडेंट जो बिजी है अपने किसी रिलीजियस और ऑफिशियल ड्यूटी में, और इसमें अगर आप अपीयर नहीं होते तो फिर आपको किस तरह की पेनल्टी दी जाएगी, आपको किस तरह ज़बरदस्ती पर उठा के लाया जाएगा, ये सारा कुछ इसके अंदर भी मेंशन है। पेनल्टीज़ का मतलब सज़ा भी है। जाहिर बात है, किसी को उठा के को ले जाएगा तो उसकी तो बेइज्जती होगी ना, फिर पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में, तो पेनल्टी तो उसको, इज्जत को तो बट्टा लग गया उसका। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्कस की गई थी। फिर तीसरा जो है लोन से मतलब है, अगर कोई कर्जा ले लेता है, उस ज़माने में कर्ज बहुत लेते थे लोग, क्योंकि पिटिशन जो है वो छाया हुआ तबका था, एलीट क्लास थी, और प्लेबियंस जो है वो कर्जा लेते थे, लेकिन बाज़ का वो कर्जा लेके फिर वो देने की पोजीशन में आते थे, या वो बदनिश्ती हो जाती थी। तो इस वास्ते वो कन्फ्लिक्ट और तजाद और तसादम पैदा हो जाता था। तो बजाय इसके कि कोटमार की जाए, मार्केटाई की जाए, फिर उन्होंने एक कानून बना दिया कि डेट्स लोन की रिटर्न से मतलब क्या कानून को वजह किया जाएगा, सारा इसके अंदर मेंशन था। तो तीसरा कर्जों से मतलब है, लोन से मतलब डेट, कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट लोन्स एंड डेट्स एंड डेट पेमेंट, रीपेमेंट, टाइम लिमिट्स, और इसकी टाइम लिमिट सेटल की गई कि डेट्स को किस मुद्दत तक जो है वो आपने क्लियर करना है, और क्रेडिटर जो है यानी कर्ज देने वाला किस हद तक यानी एक्शन ले सकता था, या एक्शन लेने से, उसके एक्शन लेने से पहले टाइम फ्रेम क्या होगा, ये वजह कर दिया गया कि इतनी मुद्दत के अंदर अंदर अगर लोन वापस कर दे तो ठीक है, नहीं तो क्रेडिटर हक रखता है कि वो लिटिगेशन में जाए और उसको कोर्ट के थ्रू जो है वो पैसों को बाजियाब कराए। इट आल्सो मेंशन द कॉन्सिक्वेंसेस, और इसमें इस टेबल 3 में नतायज भी बताए गए थे मकरूज़ों के लिए, जो कर्ज लेके भाग जाने वाले थे, बदनिश्ती हो गए, या देने की पोजीशन में नहीं थे, अनएबल टू पे बैक द अमाउंट ऑफ द लोन, तो उनको नतायज भी क्या क्या भुगतने पड़ेंगे, ये भी वाचा कर दिया। और इन नतायज में क्या क्या शामिल था जी, टेम्परेरी एनस्लेमेंट, एक तो आपको आर्जी तौर पर गुलाम बनाया जा सकता है कि ठीक है जी, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो फिर आप उसके किसी बाग वगैरह में काम करें, आप उसके किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में जाके काम करें, आप उसके लिए लकड़ियाँ काट के लाएं, आप उसके घर के काम करें, तो आपको आर्जी तौर पे गुलाम बनाया जा सकता था। एंड सीजियर ऑफ एसेट्स, या फिर आपकी जो जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कोई घर है, आपकी ज़मीन है, या आपकी कोई आपका कोई जानवर है, तो उसको सीज़ कर लिया जाए, उसको सीजर कर लिया जाए, अपने कंट्रोल में ले लिया जाए कि भाई जब तक तुम पैसे वापस नहीं करोगे ये चीज़ मेरे इस्तेमाल में रहेगी, या ये चीज़ मेरे पास है। तो सीज़ करना, सीजर ऑफ एसेट्स, असासा जात को सीजियर। और क्रेडिटर को ऑथराइज़ किया गया कि वो डेटर को रख सकता है अपने घर में भी एज ए मुलाजम, एज ए गुलाम। ये वजाहत के साथ ये कर्जों से मुतल्लक था। तीसरा आपको याद हो जाएगा कि पहले 2 टेबल तो लिटिगेशन से मुतल्लक है ना जी,
लॉ सूट जो है किस तरह इनिशिएट किए जाएंगे, उनका प्रोसीजर क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा। और तीसरा आपको मैंने बताया कि लोन से मतलब है। चौथा राइट्स ऑफ द फादर, ये बहुत बड़ा हार्श किस्म का रूल था जी, अब तो खैर ये नहीं रहा। तो हार्श रूल ये था जी, डेल्ट विद द अथॉरिटी ऑफ द फादर। ये रूल डील करता था एक बाप के इख्तियार को, किसको, इख्तियार को, अथॉरिटी को ओवर द फैमिली, जो वो फैमिली पे रखता था। इट मेंशन, ये जिक्र करता राइट्स ऑफ द फादर टू सेल और इवन एक्सिक्यूट, कि एक बाप जो है वो बेच सकता है और एक्सिक्यूट भी कर सकता है, मार भी सकता है चिल्ड्रन को अंडर सर्टन कंडीशंस, बास कंडीशंस के तहत। इसमें ज़रा कुछ कंडीशंस भी आई थी। 3 दफ़ा वो सेल भी कर सकता है। फिर इसको अगर बच्चा डिफॉर्म्ड है, बदशक्ला है, मफलूज है, उसके ऊपर बोझ है, तो वालिद को पूरा इख्तियार हासिल था। वैसे तो कम ही करते होंगे, ज़ाहिर बात है, एक पितराना शफ़क़त और एक कुदरती प्यार भी होता है, लेकिन बहरहाल ये इख्तियार उनको था बाप को। अब ये कानून नहीं है, इसमें इतने गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। लीगल गार्डियनशिप और इनहेरिटेंस, ये बहुत बड़ा रूल था। 5वां रूल आप याद रखिएगा कि गार्डियनशिप और इनहेरिटेंस के लॉज इसके अंदर थे, कि गार्डियनशिप का तयन कैसा किया जाएगा, किसी के मरने के बाद उसका जायदाद का वाली वारिस कौन होगा, और वो जो विरासत के लॉज है वो किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमारे इस्लाम का अपना एक निज़ाम है, तो इस तरह रोमन्स ने भी अपना एक निज़ाम किया हुआ था। टेबल 5 कंटेन द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के कवानीन पर मुश्तमिल था, इंक्लूडिंग हु कैन इनहेरिट, जिसमें बताया गया था कि कौन विरासत ले सकता है, एंड हाउ प्रॉपर्टी डिवाइड, और फिर प्रॉपर्टी डिवाइड कैसे होगी, प्रॉपर्टी की डिवीजन कैसे होगी किसी के मरने के बाद। इट ऑल्सो मैंशन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियंस फॉर ऑर्फन्स, और इसमें अगर कोई यतीम है, तो अगर वो माइनर है, छोटा है, अभी मेजर नहीं हुआ, बालग नहीं हुआ, तो उसकी गार्डियनशिप कैसे मुकर्रर की जाएगी, उसका निगरान, उसका जो गार्डियन है वो कैसे मुकर्रर किया जाएगा। एंड दोज इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर अफेयर्स, और वो जो अपने अफेयर्स को चला नहीं सकते, इस पोजीशन में नहीं है, तो फिर उनकी जगह कौन चला सकता है, किसको अख्तियार है। बहुत बड़ा रूल था। और फिर दूसरा जी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे करनी है और उसकी पोजेशन कैसे लेनी है। ये तकरीबन ऊपर वाले रूल की एक एक्सटेंशन है, 5वें और 6ठा। तो आइए देखते हैं। इसमें टेबल 6 कंटेन द रूल्स अबाउट प्रॉपर्टी ओनरशिप, कि जायदाद की मलकियत के रूल्स क्या होंगे, और ट्रांसफ़र, उसको ट्रांसफ़र करने का तरीकाकार क्या होगा, लॉस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, सेल कैसे करना है, एग्रीमेंट्स कैसे करने हैं सिटीजन्स के दरमियान, क्या वो वर्बल होंगे, रिटर्न होंगे, क्या किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, कितने लोग दस्तखत करेंगे, गवाह वगैरह, सारा कुछ, यानी पूरा प्रॉपर्टी एक्वायर करना और पोजेशन के रूल्स। इट आल्सो मेंशन द प्रोसीजर्स फॉर क्लेमिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स, और प्रॉपर्टी राइट्स को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना और क्लेम करना है, इसके सारे प्रोसीजर इसके अंदर वाज़ह किए गए थे। टेबल 7 में लैंड राइट्स या रियल स्टेट से मतलब, यानी आपकी जो ज़मीन है उसके ऊपर आपका हक किस तरह होगा, रियल स्टेट्स जो है उससे मतलब ये अथॉरिटी आप यहाँ पे डिस्कस की गई थी। इसको देखते हैं, ये प्रॉपर्टी के लफ्ज़ ताकि आपको नज़र आ जाए। टेबल 7 कंटेन प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, और इसमें प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज वजह की गई, हदूद वजह की गई, एंड ऑनरशिप लॉज। इट आल्सो मेंशन द रूल फॉर ट्रेसपासिंग, और इसमें रूल्स ये भी बताया गया है कि ट्रेसपासिंग नहीं हो सकती। ट्रेसपास होता है कि किसी की जायदाद में मुदाखलत करना, ठीक है। तो ट्रेसपासिंग जो है ये उसका मुदाखलत के मतलब जो रूल्स उनको वजह किया गया, उसकी बाकायदा वजाहत की गई। मसलन किसी के घर में, किसी की बाउंड्री में दरख्त लगा हुआ है, साथ दीवार है, और साथ जो है उसका जो है उसकी जो शाखें जो उसके घर तक जा रही हैं, तो क्या जिस के घर में शाखें जा रही हैं, क्या उसको उसके दरख्त का फल तोड़ने का हक हासिल है या नहीं। फिर ट्रेसपासिंग से मतलब ये भी कानून वाज़ा किया गया कि बाउंड्रीज बनानी है तो कितने फासले में एक घर जो दूसरे घर के 2.5-3 फुट के फासले में बनाया जाएगा। ये इस तरह के कुछ रूल्स बनाए गए थे ट्रेसपासिंग से मतलब। एंड रेगुलेशंस फॉर हैंडलिंग दोज केसेस, और फिर उन केसेस को भी आपने हैंडल करना है विच इन्वॉल्व डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन। और ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके किसी जानवर ने डैमेज कर दी है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ज़ाहिर बात है मालिक ही होगा। यानी अगर किसी की कोई भैंस जो है या कोई जानवर जो है या गाय जो है
वो किसी के खेत में जाके उसके खेत का उजाड़ा कर देती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कंपनसेशन कैसे ली जाएगी। कंपनसेशन कहते हैं तलाफी, मुआवजा। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्या है, और लैंड बाउंड्रीज, ये सारा कुछ इसमें शामिल था। द टेबल्स प्रेस्क्राइब लीगल मेथड्स, और इसमें कानूनी मेथड बताया गया था फॉर रिजॉल्विंग सच कन्फ्लिक्ट्स एंड शोइंग फेयरनेस एंड ऑनरशिप, ताकि मलकियत के अंदर जो फेयरनेस आ सके, उसको यकीनी बनाया जा सके। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट, सिविल रॉन्ग्स जो थी, ये लॉ ऑफ टॉर्ट तो हमारा पूरा पेपर भी आएगा आगे चलकर। टेबल 8 जो है कंटेन द पेनल्टीज फॉर द पर्सनल इंजरी। अगर आप किसी को पर्सनल इंजरी करते हैं, ये फिजिकल इंजरी भी है और बदतमीजी वाली भी है, यानी आप किसी को पब्लिकली उसकी इज्जत का कबाड़ा कर देते हैं, तो इस तरह के जो पर्सनल इंजरीज जो होती हैं जिसमें आप उसकी इज्जत मजरूह कर देते हैं। और डैमेज टू प्रॉपर्टी, इट डील्स विद द टॉर्ट सिविल रॉन्ग्स, ये डील करता था सिविल रॉन्ग्स, जो हमारे सोसाइटल, ये एक इशू है ना, ये सोसाइटल लॉ है। सिविल रॉन्ग्स आप करते हैं या फिर डिलेक्ट्स यानी कि ऑफेंसेस वगैरह करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। टॉर्ट्स एंड डिलेक्ट्स, ये आपने बाकायदा वाज़ा करना है मार्कर से, प्रॉपर्टी और लैंड से मतलब। तो ये 8वां रूल जो लॉ ऑफ टॉर्ट से मतलब था। पब्लिक लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लॉज इसमें सारे के सारे जो मेंशन किए गए थे कि जो पब्लिक से रिलेटेड लॉ, ये भी सोसाइटल हमारा पहलू इसमें नज़र आएगा मुआशरे का। और इसमें सबसे पहले तो ये बात कीजिए कि सारे कानून की नज़र में बराबर हैं, सारे कानून की नज़र में बराबर हैं। और इसमें रूल्स से कंसर्निंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन, शहरियों के हकूक़ का तयन किया गया। एंड लीगल प्रोसीजर्स फॉर ट्रेजन, और इसके अंदर गद्दारी, यानी अगर कोई मुल्क के खिलाफ गद्दारी करता है तो उसकी सज़ा जो है डेथ पेनल्टी रखी गई, सजाए मौत रखी गई। तो गद्दारी जो है, ट्रीजन जो है, एंड अदर पब्लिक क्राइम्स, और दूसरे जो अमी जुराइम है, ट्रीजन को लीड टू डेथ पेनल्टी। और ये यहाँ तक वाज़ा किया गया इसके अंदर कि चूँकि पब्लिक को आपने नुकसान पहुंचाना ना, मुल्क के खिलाफ आप गद्दारी करते हैं, अहम राज उठा के दुश्मन वालों को दे देते हैं, या उसका कानून और आइन मानने से इनकार करते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालते हैं ना पब्लिक की, तो इसलिए पब्लिक लॉ बनाया गया कि ये गद्दारी भी पब्लिक लॉ के तहत होगी। और ये कि अगर कोई गद्दारी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। एंड पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, चोरी के जो जुराइम तो उसकी पनिशमेंट वाज़ा की गई। इट इंक्लूडेड स्पेसिफिक प्रोविजंस अबाउट द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट इन पर्टिकुलर खास वे स्पेसिफाइड दैट इफ समवन वाज कॉट स्टीलिंग, और अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया और उसने स्टोलन प्रॉपर्टी यानी मसूका मार, चोरी किया माल वापस ना किया, तो उनको सीवियर पेनल्टीज मिल सकती है जिसमें फिजिकल पनिशमेंट शामिल है। तो ये माशरे के अंदर जो चोरी चिकारी, धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह सारा इसके अंदर शामिल हो गया। नंबर 10 सेक्रेड लॉस बनाए गए थे उस दौर में। सेक्रेड लॉस यानी कुछ रिलीजियस नेचर के जो प्रैक्टिसेस थी, जैसे दफन से मुतल्लक, मातम से मुतल्लक, ये सारा कुछ वहाँ पे इसके अंदर। रूल नंबर 10 के अंदर ये बहुत आसान होगा आपको याद रखना। नंबर 10 याद रखिएगा, जैसे 4 वाला आपको वो फादर की तरफ से जो हक था बाप को अपने बच्चों को मारने का, इस तरह 10 भी बड़ा है थोड़ा सा। तो कंटेंट रेगुलेशंस अबाउट द बरियल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो ये तदफीन से मतलब और मजहबी प्रैक्टिसेस से मतलब था। देयर वर प्रोहिबिशन, मसलन मना किया गया ऑन बरियल विद इन सिटी लिमिट्स, यानी शहर के हदूद के अंदर, शहर के अंदर जो है वो बरियल जो है वो मना की गई। जनाजे के कानून वजह किए गए, रूल फॉर फ्यूनरल, इट लेड रूल्स फॉर द मॉर्निंग बिहेवियर। और मातम कैसे करना है, ठीक है, मॉर्न मातम होता है, याद रखें, MOURN। मॉर्निंग बिहेवियर क्या होगा, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि एक्सेस के आपने गम का बहुत बड़ा डिस्प्ले नहीं करना, एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी गम का पब्लिकली आपने, जैसे हमारे यहाँ अक्सर देहाती बैकग्राउंड के लोग जानते हैं कि जिस तरह अशर हो जाता है, ख़वातीन अपना कर लेती हैं, वहाँ पे आए हुए सब लोगों को अशर ही हो जाता है देख देख के। तो डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ जो है वो आपने इस तरह एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ नहीं करना, सच एज लाउड वीपिंग या ऊंची आवाज़ में नहीं रोना, और प्रोफेशनल माउनर्स, और या कोई पेशा वराना मातम करने वाले नहीं लेके आ जाने। तो ये इस तरह जो है ये टेबल 10 इसके अंदर। आगे 11 और 12 बहुत आसान है, ये एक्सटेंशंस थी। पहले बेसिकली तो 10 टेबल थे, लेकिन 2 को फिर एक्सटेंड किया गया सप्लीमेंट के तौर पे, यानी वो जो कमियां रह गई उनको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा जी ये इसके अंदर ये चीज़ भी डाल दो। बाद में सारी बात उनको महसूस हुआ होगा, जूरिस्ट ने कहा कि ये पहलू रह गया, ये पहलू रह गया, ये भी शामिल करें। तो 2 एंड पे एक्सटेंशन बनाएगी, जिस तरह हमारे यहाँ एक आइन कानून बन जाता है तो उसकी फिर आगे तरमीम की जाती है जी, उसकी अमेंडमेंट आ जाती है। तो ये इसके अंदर एक तरमीम लाई गई फिर, और फिर वो जो है सप्लीमेंट जो उसको तौर पे इसको शामिल किया गया। टेबल 11 वाज एडेड लेटर टू द ओरिजिनल 10
इसको 11 को बाद में ओरिजिनल 10 में शामिल किया गया एज ए सप्लीमेंट्री टेबल। द फर्स्ट ऑन द 10 टेबल्स डेल्ट विद वाइड रेंज ऑफ लीगल एंड सोसाइटल मैटर्स। हमने देखा कि बड़े कानूनी और माशरती जो मैटर्स थे उनको कवर करता थे पहले 10। और टेबल 11 प्राइमरली एड्रेस्ड इशूज रिलेटेड टू मैरिज लॉस, और ये खास तौर पे आप याद रखेंगे ये मैरिज लॉस से मुतल्लक था। बड़ा मज़ाक़ ये कानून है। आपने एक इंटर में नावल पढ़ा है गुड मिस्टर चिप्स, तो याद रहे मिस्टर चिप्स की जो सब्जेक्ट था ना जो वो पढ़ाता था वो रोमन हिस्ट्री पढ़ाता था, तो उसके अंदर मिस्टर चिप्स भी इस कानून का मजाक उड़ाया करता था, पेट्रिशियंस का, प्लेबियंस का। लॉज एंड क्लास डिस्टिंक्शन और जो तबकाती इम्तियाज़ है। टेबल 11 जो है कंटेंट स्पेसिफिक लॉ फॉरबिडिंग इंटर मैरिज, और यह कानून मना करता था कि शादी नहीं होनी जनाब, कि इनके दरमियान प्लेबियंस आम लोग और एलीट क्लास के लोग आपस में शादियाँ नहीं करेंगे। ये बड़ा कोई मजाक का केस सा कानून लगता है, ये कोई कानून तो ना हुआ। इक्वलिटी की बात करते हैं ऊपर कह सब बराबर है कानून के अंदर, अब जाके यहाँ पे तफरीक डाल दी। बहरहाल अगर सप्लीमेंट्री लॉ था ये भी खुलासा तन था, बाद में ऐड किया गया, इसमें सारी जो कमियाँ रह गई थी ना 12 में वो उन्होंने डाल दी कि ये भी डालो ये भी डालो ये भी डालो इसके अंदर। 12 जो है कंटेंट एडिशनल क्लैरिफिकेशंस, इसके अंदर एडिशनल क्लैरिफिकेशंस थी। बस ये आप ज़रा लिख लीजिएगा कि एडिशनल यानी जायद, हकीकत से थोड़ा सा या रियल से जो पहले थी उससे हट के। एडिशनल क्लैरिफिकेशन डाल के टेबल 12 ऑफ द लॉ ऑफ द 12 टेबल्स इज समटाइम्स कंसीडर्ड द कंक्लूडिंग टेबल, और ज़ाहिर बात है इख्तितामी टेबल कहा जाता है क्योंकि ये रैप अप करता है, ये लपेटता है तमाम प्रोविजंस को, तमाम दफात को रिगार्डिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस और हल्फ वगैरह देना, और कुछ जुराइम की सज़ाएँ जो रह गई थी ऊपर 10 में वो शामिल की गई, पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस कंक्लूड करते हैं। Some of the laws and the 12 tables might seem harsh and outdated, कुछ harsh और outdated भी लगते हैं मॉडर्न स्टैंडर्ड, अगर हम जदीद तकाज़ों के लिहाज से देखें। दे रिप्रेजेंटेड एन अर्ली, ताहम दे रिप्रेजेंटेड एन अर्ली अटैम्प्ट, लेकिन इन्हें ये रिप्रेजेंट करने की इब्तदाई कोशिश थी टू क्रिएट ए फेयर लीगल सिस्टम फॉर ऑल द रोमन्स, के दुनिया में खासतौर पर रोमन में एक रोमन सिटीजन्स के लिए एक इंसाफ पर मबनी कानूनी निज़ाम वज़ा किया जाए। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द रोमन लॉ, और उन्होंने रोमन लॉ के फाउंडेशन बुनियाद फ्राहम की इस 12 टेबल्स ने, और जिसने डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया, मुतासर किया ऑफ द लेटर लीगल सिस्टम्स अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में क्या बल्कि पूरी दुनिया में। होपफुली स्टूडेंट्स की हमारी आज की वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। अगर आप कोई नोट्स वगैरह से मतलब बात करना चाहते हैं या कोई फर्दर गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे वॉइस करें, कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।